नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की जीवन गाथा। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म भारत के दिल्ली क्षेत्र में 1290 में हुआ था। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक और इनकी माता का नाम मखदूमा ए जहां था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1 फरवरी 1325 से लेकर 20 मार्च 1351 तक दिल्ली के सुल्तान थे। ये तुगलक वंश के दूसरे और दिल्ली सल्तनत के 18वें सुल्तान थे। मोहम्मद बिन तुगलक सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। के पिता गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें पहले गाजी मलिक कहा जाता था, इन्होंने खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसरो खान के एक विद्रोह को कुचलने के दौरान हत्या कर दी और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपने शासन की शुरुआत की। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में दिल्ली क्षेत्र में तुगलकाबाद किले का भी निर्माण करवाया, लेकिन मात्र 5 सालों के शासन के बाद एक दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके बेटे, जिनका शुरुआती नाम जौना खान या उलुग खान था, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अपने शासन की शुरुआत की। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू भाषाओं में पारंगत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इतिहास के मशहूर खोजकर्ता, विद्वान और भूगोल ज्ञाता मोरक्को के इब्न बतूता ने भी भारत में काफी समय बिताया। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपनी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के शुरुआत में ही वारंगल के काकतीय साम्राज्य पर जीत प्राप्त की थी, जो कि आधुनिक तमिलनाडु का क्षेत्र था। इसके अलावा सुल्तान ने तेलंगाना राज्य के मदुरै और कैलपट्टनम और कर्नाटक के भी कई क्षेत्रों पर जीत प्राप्त की। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलक वंश का सर्वोत्तम शासक भी कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजपूताने पर भी जीत प्राप्त करने की काफी कोशिश की, लेकिन यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मेवाड़ के शासक राणा हामिर ने सिंगोली की कड़ी लड़ाई में 1326 में उन्हें हरा दिया और उन्हें राजपूताने के कई राज्यों भी उन्होंने खो दिए। इसके अलावा कई राज्यों में भी विद्रोह भड़क उठे। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हरियर और बुक्का ने भी हराया, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संगामा वंश के संस्थापक थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपने शासनकाल के दौरान अनगिनत विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कई असफल परीक्षण भी किए, जिनमें से सबसे पहला है गंगा और यमुना के क्षेत्रों, उनके आसपास वाले क्षेत्रों और इनके बीच वाले उपजाऊ भूमि पर कर लगाना। ये परीक्षण 1325 में किया गया और जहां के किसान, जो कि पहले से ही अच्छी हालत में नहीं थे, करों के बढ़ने के कारण भूखे मरने लगे। इन करों का नाम खराज आला दिया गया था और किसानों के भूखे मरने के कारण किसान ये कर नहीं चुका पा रहे थे और फसलें भी बर्बाद होती जा रही थी और फसलों के बर्बाद होने के कारण सुल्तान का ये पहला 1325 में किया गया परीक्षण असफल साबित हुआ। सुल्तान का अगला परीक्षण नई मुद्राओं का निर्माण और उनका परिचय था। सुल्तान ने यह परीक्षण 1329 में किया। नई मुद्राओं का निर्माण, उनका परिचय। ये नई मुद्राएं पीतल और तांबे के सिक्के थे और इन पीतल और तांबे के सिक्कों का नाम जितल और टांका रखा गया और इन जितल और टांकों का मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया और इन सिक्कों के निर्माण का कारण सोने और चांदी के जैसे कीमती धातुओं की चोरी और उन्हें बर्बाद होने से बचाना था। पीतल और तांबे के सिक्के काफी सस्ते हुआ करते थे और जल्दी ही आम लोगों से लेकर बड़े बड़े लोग इन्हें अपने ही घरों में बनाने लगे, जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बनाए गए सिक्के अब बाजार में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और उन सिक्कों के बाजार में न इस्तेमाल होने के कारण सुल्तान का काफी नुकसान होता जा रहा था और जल्दी ही सुल्तान ने जितल और टांके के सिक्के को बंद करवाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने इन सिक्कों के बदले सोने और चांदी के सिक्के लोगों को वापस करने का वादा किया। यह परीक्षण 1329। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का अगला परीक्षण राजधानी का स्थानांतरण था। यह परीक्षण 1327 में किया गया था। एक साल के अंदर ही विफल हो गया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि वो भारत को दक्षिण भारत के करीब से बेहतर संभाल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी दक्षिण भारत के करीब देवगिरी किले में स्थानांतरित करने का फैसला किया और दिल्ली के कई लोगों के साथ और अपने सेना के साथ अपनी राजधानी देवगिरी किले में स्थानांतरित कर लिए और देवगिरी किले का नया नाम उन्होंने दौलताबाद किला रखा और अपने नए शासन की शुरुआत की। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास होने लगा कि वो दक्षिण भारत से भी पूरे भारत को नहीं संभाल पा रहे हैं और जल्दी ही उत्तर भारत में विद्रोह भड़क उठे, जिसके कारण 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और सुल्तान का राजधानी स्थानांतरित करने का यह परीक्षण भी असफल साबित हुआ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का अगला परीक्षण खुरासनों पर जीत प्राप्त करना था। खुरासनों के क्षेत्रों पर मंगोलों का अधिकार था। हालांकि इस वक्त तक मंगोल
कमजोर हो रहे थे। ये परीक्षण सुल्तान ने 1329 में ही करने का फैसला किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस परीक्षण के लिए काफी बड़ी सेना का भी निर्माण कर लिया था। ये क्षेत्र ट्रांसोक्सियाना और तुर्किस्तान जैसे देशों का क्षेत्र था और सुल्तान ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण के लिए 3,70,000 की विशाल सैनिकों की सेना का निर्माण कर लिया था। जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना को जरूरत से ज्यादा आमदनी दी और उनकी सेना इस आमदनी को उड़ाती गई और नशे में बर्बाद करती गई। अपनी सेना को जरूरत से ज्यादा प्रोत्साहित करने के कारण सुल्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी सेना युद्ध का समय आने पर लड़ने लायक ही नहीं रही और बर्बाद हो गई और सुल्तान का ये खुरासनों पर विजय प्राप्त करने का परीक्षण भी असफल हो गया और ये सपना भी टूट गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का अगला परीक्षण भारत के हिमाचल प्रदेश के कराचल क्षेत्र से होते हुए चीन पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त करना था। यह परीक्षण सुल्तान ने 1330 में करने का फैसला किया और इसके लिए एक बहुत बड़ी सेना का भी निर्माण कर लिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कराचल क्षेत्र के कांगड़ा किले के कटोच कबीले के राजपूत राजा पृथ्वीचंद द्वितीय ने मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी सेना को अपनी सेना के जरिए कांगड़ा के पास ही रोक दिया और उन पर भारी बलों के साथ आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में सुल्तान की काफी सेना मारी गई और मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से निराश होकर वापस दिल्ली लौट गए और इसी बुरी हार के साथ सुल्तान का कराचल से होते हुए चीन पर जीत प्राप्त करने का अभियान भी विफल हो गया और ये परीक्षण भी विफल हो गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने 26 साल के शासनकाल के दौरान 36 विद्रोह का सामना किया। हालांकि उनका मानना था कि वे हमेशा से ही हिंदुओं से खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं और उन्होंने हमेशा से ही हिंदू त्योहारों में काफी रुचि दिखाई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक काफी ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो गणित, चिकित्सा और दूरदृष्टि रखने वाले मुस्लिम शासकों में गिने जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक फारसी उर्दू कविताओं में भी काफी रुचि रखते थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक राजनीति और तर्कशास्त्र के भी काफी विद्वान व्यक्ति थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सूफी संतों की भी बहुत इज्जत किया करते थे, जिनमें से निजामुद्दीन औलिया एक है। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह में मोहम्मद बिन तुगलक ने दर्शाया हुआ है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जल्दबाजी में फैसला किया करते थे और किसी से राय लेना पसंद नहीं किया करते थे, जिसके कारण उनके लगभग सभी परीक्षण असफल साबित हुए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संघर्षपूर्ण जीवन और शासन का अंत प्राचीन भारत के सिंध क्षेत्र के थट्टा में एक विद्रोह को कुचलने के दौरान हुआ, जब तो एक तुर्की गुलाम त्यागी ने 1351 में उनकी हत्या कर दी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर कई लेखकों ने कई पुस्तकें लिखी है और इन पुस्तक की कहानियों के ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में बनाए गए हैं। 1968 में मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर एक कन्नड़ सीरियल बनाया गया और इस सीरियल के लेखक गिरीश कर्नाड हैं, जो कि एक भारतीय लेखक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर 1968 में एक तमिल राजनीतिक नाटक लिखा गया और ये नाटक चोर अमरस्वामी ने लिखा, जो कि एक तमिल लेखक हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर 1972 में निर्देशक बीवी प्रसाद ने एक तेलुगु फिल्म बनाई, जो कि 1971 की तमिल फिल्म की रीमेक थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक नाटक प्रकाशित किया गया, जो कि अनुजा चंद्रमौली ने लिखा और इस नाटक का नाम मोहम्मद बिन तुगलक द टेल ऑफ ए टायरेंट रखा गया था। हाँ दोस्तों, हमारा आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।